जो हमारा सामान है वो भी वास्तु दोष लेकर आ सकता है। एक महिला के बच्चे के लिए कंसीव करने को ट्राई कर रही थी, हर बार मिसकैरेज, और जब उनका वो पेन सहा नहीं गया उनसे, तो यूट्रस जो था वो चर्न हो रहा है, तो बच्चा टिक ही नहीं रहा था। अब थोड़ी ही डिग्री पहले एक जोन आता है जिसे हम अनुकरण का जोन बोलते हैं, जहां पर बीज बोने का जोन बोलते हैं, ग्रोथ का जोन बोलते हैं। उनका बिस्तर उतनी डिग्री के हिसाब से सिर्फ खिसकाया गया है। That's it. That's it. और बेबी? हाँ, बेबी हुआ। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके दूसरा बेबी प्लान किया कि जो नॉर्थ ईस्ट की साइड की दिशाएं थी, उनमें जब ब्लॉकेजेस मिली, उन ब्लॉकेजेस में देखा गया कि इंसान की फैमिली में कैंसर बनता जा रहा था। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट है, देयर इज अ प्रॉब्लम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से एक नई मुलाकात में आकृति सोनावाला जी हैं। और ये कौन है? न्यूमरोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ वास्तु के बारे में भी आपको बताती हैं, क्रिस्टल हीलर हैं और भी बहुत कुछ हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है इस चीज़ पर डिपेंडेड है कि जो वास्तु होता है उसको कैसे समझा जाए। आजकल आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा कि घर ऐसा हो, यहाँ पर मुख्य दरवाज़ा, यहाँ पर आपका किचन, ये आपका शौचालय, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में लोगों को बताया जाता है कि अगर आप में ये गलती है तो ये कर लो, ये कोड तो इसका ये समाधान। लेकिन इन सारी बातों को अगर कोई डेप्थ में बता पाए हम लोगों के बीच में, और साथ ही साथ वो एक न्यूमरोलॉजर हो, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ की चीज़ों को भी कनेक्ट कर पाए और एक घर की वास्तु को भी समझा पाए और आपको एस्ट्रोलॉजी से भी कहीं ना कहीं रूबरू करा पाए, तो आकृति सोनावाला जी हैं। यानी आज का पॉडकास्ट जरूर डेप्थ में जाने वाला है। थोड़ा डेप्थ होगा, थोड़ा संयम रखिएगा। पॉडकास्ट नॉलेजेबल होगा, नॉलेज वाली चीज़ें वैसे भी आप लोग स्किप कर दोगे, लेकिन अगर नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, जिसके लिए आपको लाखों रुपए पे करना पड़ता है, सच में एक अच्छे वास्तु से कंसल्टेंट लेने के लिए अच्छा पे करना पड़ता है, जिन्होंने करा आपको पता होगा। लेकिन आज हमारे साथ आकृति सोनावाला जी हैं, इनका ज्ञान हम लोग लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। स्वागत है मैम आपका पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम पॉडकास्ट में नॉलेज दें, और हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। ये भी आपने सही कहा कि आजकल हम वीडियोस देख लेते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में कर देते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि आप ही के पॉडकास्ट और आप ही के चैनल के माध्यम से एक नींव रखी जाए नॉलेज शेयर करने की। और नॉलेज कैसी है, हर चीज़ की लेयर बाय लेयर खुलती है, इतनी डीप है, तो एटलीस्ट एक लेयर की नॉलेज उन्हें मिले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे कर करके हम वीडियोस जो है लाते रहेंगे। जहाँ तक वास्तु की बात करा जाए तो ऐसा माना जाता है कि वास्तु को एक 360 डिग्री माना जाता है। बिल्कुल। और हर एक डिग्री की अंडरस्टैंडिंग एक बेटर वास्तु को होती, वास्तुशास्त्री को। फिर उसके बीच में भी कई सारे स्टेप्स हैं। यानी कि आज के पॉडकास्ट में अगर मैं इन लोगों को वादा भी कर दूं कि हम इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में आपको वास्तुशास्त्री बना देंगे, तो शायद फेल स्टेटमेंट है ना। तो सारी डिग्री को कवर नहीं करेंगे, सारी दिशाओं को कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ पहले ये समझना चाहते हैं आपसे, ये जो 4 दिशाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, है ना, ये तो जानेंगे ही, थोड़ा और डेप्थ, जैसे कि इनकी साइड वाली जो आग्नेय कोण हो गया, ईशान कोण हो गया, इसके बारे में भी जानेंगे। आप थोड़ा सा इसको कैरी ऑन करिए पॉडकास्ट, आप जैसे मन करें वैसे आप बताइए। बिल्कुल ठीक है मयंक जी। आज हम क्या करेंगे, हम जूम आउट करेंगे, जो हम वास्तु के एक्चुअल डिग्रीज में जाते हैं, जैसे आपने बताया। आज हम इससे पूरा जूम आउट करके कहते हैं चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी सुनते हैं वास्तु पुरुष की, कि ये निर्माण कैसे हुआ। एक चीज़ मैं सबको बताऊं, विश्वकर्मा जी, जिन्हें हम डिवाइन आर्किटेक्ट कहते हैं, उन्होंने द्वारका नगरी जब बनाई थी तो तब वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल से बनाई थी। तो ये कितनी प्राचीन कला हुई, बहुत प्राचीन हुई, है ना। अब ये समय है तब का जिसकी कहानी मिलती है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में एक बार शिवजी का बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था एक असुर के साथ, जिसका नाम था अंधकासुर। उसके साथ युद्ध करते करते इतना समय बीत गया, वो बहुत ही भीष्म युद्ध चल रहा था। शिवजी के तन से पसीना टपकने लगा। जैसे ही वो पसीना धरती पे गिरा, उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। अब वो पुरुष अपने में ही बहुत विराट था और एक भयंकर रूप लेके था, बड़ा पहलवान, बड़ा, और बहुत ही देखने में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ कर बैठेगा। ऐसा खुश नहीं था, एक नाराज़गी और एक गुस्सा था उसके अंदर। अब उसने ना आओ देखा ना ताओ, क्योंकि वो भूखा था,
वो देवों को और असुरों को पकड़ पकड़ के खाने लगा। अब पूरी हलचल मच गई, हर तरफ त्राही त्राही हो गई, सब चिल्लाने लगे कि ये कौन है और ये हम सबको क्यों खा रहा है। तो सेनाएं भागने लगी। उस टाइम देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, जब सभी लोगों में भय फैल गया तब देवता ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुंचे। कि ये पुरुष कौन है और ये असुर देवता दोनों को एक समान खा रहा है, तो आप चलो और इसका कुछ करो, हमें कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उसका रूप देखा कि इसका रूप तो इतना विराट है, हम कैसे इसे पकड़े। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को इकट्ठा किया और बोला, देखो हम 45 हैं, एक साथ पकड़ना है और धरती पर पटक कर इस असंतुलन को रोकना है। हम लोग इस टाइम पे कुछ 45 हैं टोटल नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे पकड़ के ज़मीन पे उल्टा लिटा दो। पकड़ते हैं इनको, ठीक है। जब हम इन्हें पकड़ के उल्टा लिटाएंगे ना, तो 12 देवता तो जो हैं इनके शरीर पे अंदर की तरफ बैठ जाएं और इन्हें ज़ोर से दबा लें, उठने ना दे। और 32 देवता जो हैं वो इनके शरीर के बाहरी तरफ पे बैठ जाएं और पूरे ज़ोर से इनको दबा लें। मैं काम करूँगा, जहाँ नाभि का हिस्सा आता है पीछे, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और इनको ज़ोर से दबा देता हूँ और इसी रूप में हम इनको नीचे पृथ्वी पर पटक देंगे, पर इनको छोड़ेंगे नहीं। तो सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदर्श का पालन किया। बारह देवता अंदर, 32 देवता बाहर और सेंटर में बैठे ब्रह्मा जी, और इसी तरीके से उस पुरुष को धरती पर, पृथ्वी पर फेंका गया। अब वो पुरुष बड़ा विचलित हुआ, उसको समझा नहीं कि मेरी गलती क्या थी। मैं तो शिव जी के पसीने से जन्मा, मुझे भूख लगी थी, मैंने सेवन किया, मैं कहाँ गलत। तो उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आपने मुझे ये दंड क्यों दिया है, आप सब मेरे ऊपर इस तरीके से हावी क्यों हो, मेरी गलती मुझे बताओ, मेरी भूल बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपकी भूल कोई नहीं है, पर क्योंकि आपने देवता और असुर दोनों को साथ में खाया, आपको रोकना बहुत ज़रूरी था। अब हम आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि आप अपनी भूख में परेशान हो जाते हो और आपको सही गलत में फ़र्क नहीं पता लगता। पर मैं आपको एक वरदान देता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि आपकी इसमें गलती नहीं है। तो ब्रह्मा जी न्याय करना चाहते थे। उन्होंने वरदान दिया कि आपको पूरी सृष्टि में जब भी कहीं भूमि का पूजन होगा, क्योंकि आप पृथ्वी पे लेटे हो और अब आप पृथ्वी के पुरुष हो और पृथ्वी पे लोग वास करते हैं, तो संस्कृत अर्थ से अगर हम जाए वास करना तो वास्तु, तो मैं आपको नाम दे रहा हूँ वास्तु पुरुष का। अब इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जब कोई भूमि का पूजन होगा तो वो आपका ही होगा, आप ही वास्तु पुरुष या वास्तु देवता कहलाएंगे। इस तरीके से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। और आज भी अगर आप घर ले, ऑफिस ले, भूमि का कोई भी टुकड़ा ले, वहाँ पर वास्तु पुरुष का वास है। और इस वजह से जब भी मैं वास्तु कंसल्टेशंस में जाती हूँ या करती हूँ, मुझे रेनोवेशंस ठीक नहीं लगती, क्योंकि एक बार जब वहाँ पर एक कहते हैं महल का या घर का वास हो गया है, बन गया है, जब भी आप वहाँ पर कुछ तोड़ते हो या उसमें एक भी कील मारते हो तो वो वास्तु पुरुष के शरीर पे लगता है, उनको तकलीफ़ होती है। तो कहते हैं जब आप नई जगह में प्रवेश करें, आप वास्तु पुरुष की परमिशन लें। जब आपने घर में नया सामान लाएं, आप वास्तु पुरुष को बोलें कि आप इस पे अपनी ब्लेसिंग दें, कृपा बरसाएं। जब आप अपने घर में कुछ भी पेंटिंग लगाना चाहते हो, कहीं पर कोई कील मारना चाहते हो, तो वास्तु पुरुष की परमिशन लें। उनसे कहें कि वास्तु पुरुष ये आपकी भूमि है, आपका घर है, मैं यहाँ पर ये लगाना चाहता हूँ, आप हमारे परिवार पे कृपा करें, इस घर पे वास करने वाले लोगों पे कृपा करें। इस तरीके से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ है। अब समझते हैं एक और प्राचीन बात। प्राचीन समय में ऐसा था कि हर घर में 16 कमरे हुआ करते थे और हर कमरे में किसी ना किसी देवता का वास था। उस टाइम पे उस परिवार में रहने वाले सभी लोगों को
उनके कार्य के अनुसार कमरा दिया जाता था। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि एक कमरा है जहाँ पर है कामदेव की एनर्जी, ठीक है। अब कोई नया विवाहित जोड़ा है, न्यूली वेड, उनको वो कमरा दिया जाता था, पर बुजुर्गों को नहीं। अब एक कमरा है जहाँ पर है जो है ईशान कोण, जहाँ पर हम हमारे प्रभु को पूजते हैं, वहाँ पर बुजुर्गों का कमरा या फिर पूजा पाठ मंदिर हुआ करता था। एक कमरा था जहाँ माँ सरस्वती की कृपा थी, बच्चे वहीं बैठ के पढ़ते थे। एक कमरा था जो था कोप भवन, जब भी किसी को शोक मनाना होता था वो घर में और किसी कमरे में शोक नहीं मना सकता था, कोप भवन में। रानियों राजाओं के टाइम पे भी आपने कोप भवन सुना होगा। एक कमरा था जहाँ अग्निदेव का वास था, खाना वहाँ बनता था। अच्छा। हाँ, और एक ऐसा कमरा था जहाँ पर मंथन की एनर्जी थी, तो दादी नानी जब भी माखन बनाती थी तो वो बैठ के वहीं पे मंथन करती थी। इस तरीके से 16 कमरे होते ही होते थे। और अब जब आपने कभी भी पुरानी कथाएं सुनी हो या राजा रानियों की, या आपने कभी भी कोई पुराण सुना हो, तो आपने हमेशा सुना होगा कि ये रानी दुखी थी तो ये कोप भवन में चली गई, भवन हो जाती थी, है ना। तो ये काफ़ी सालों तक इसकी छाप हम देखते रहे कि लोग वास्तु को समझते थे, फॉलो करते थे। अब आया एक नया युग, मॉडर्न ज़माना, जहाँ पर घरों में 16 कमरे तो नहीं, लोग 1 रूम किचन में भी रह रहे हैं, लोगों के पास स्टूडियो अपार्टमेंट भी है, लोगों के पास पेंट हाउस भी है, और लोगों के पास ड्यूप्लेक्स भी है। तो अब वो 16 कमरों का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इसलिए उन 16 कमरों को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया। हाँ, तो वही 16 जो कमरे थे अब हैं 16 जोन्स। तो जब वास्तु की कंसल्टेशन करी जाती है, एक घर को 16 जोन में डिवाइड किया जाता है। जो आपने कहा 360 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। 360 डिग्री को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो आएगा 22.50। ये है हर जोन की डिग्री, और इसमें सारे जोन्स को उनके देवता के हिसाब से कि उसकी एनर्जी क्या है, हम कोशिश करते हैं कि आप उसी एनर्जी में उसका वो काम करें। पर हुआ क्या, मॉडर्न ज़माने में फ्लैट्स भी आए, बिल्डिंग्स भी बनी, लोगों ने वास्तु पे ध्यान नहीं दिया। अब वास्तु पुरुष को ये भी वरदान था ब्रह्मा जी से कि अगर कोई आपके नियमों का पालन नहीं करता तो जो आपके साथ वास कर रहे हैं उन्हें आपके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, कष्टों को भोगना पड़ेगा। इसलिए जब घर या ऑफिस वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है तो उसमें रहने वाले निवासियों को आराम आता है, क्योंकि वास्तु पुरुष शांत है। तो मैं इन दोनों विद्याओं को एक साथ लेकर आती हूँ। अब ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि मैम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो हमारे नंबर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर हमें हमारे नंबर का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में बिजनेस के बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, पर वो बिजनेस करने जा रहे हैं और फल नहीं मिल रहा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ कुछ रियल केस स्टडीज़ भी बताऊंगी, ठीक है। तब मैं क्या करती हूँ, एक तो उनका जो मैं न्यूमरोलॉजी से लोशो ग्रिड बनाती हूँ वो बनता ही है, पर अब उनका साथ में बनेगा वास्तु ग्रिड, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं, वास्तु के साथ भी अब देखना है कि घर के कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई है। तो एक काम करते हैं, ऑडियंस के साथ एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब सबको क्या करना है, बिल्कुल लोशो ग्रिड की तरह 9 बॉक्सेस का एक खाली टेबल बना लेना है। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे सब कोई। बिल्कुल, आप पेन और नोटबुक लेके बैठें और 9 बॉक्सेस का बिल्कुल लोशो की तरह एक ग्रिड बना लें। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल बनेगा ये पूरा। हाँ, जिसमें 9 खाने हैं, ठीक है। अब इनमें मैं एक एक करके दिशाएं, उस दिशा का जो गार्डियन है, जो उनको देखते हैं, और उस दिशा के एक तरीके के जो लॉर्ड हैं वो स्वामी हैं वो, और उस दिशा का जो नंबर है ग्रह के हिसाब से ये बताऊंगी। ये टेबल में साथ में प्लॉट कर दे, और ये टेबल जो है हम उनको ज़रूर दिखा देंगे। इसी के साथ साथ जब मैंने बताया था कि टोटल 45 देवताज हैं जिन्होंने
वास्तु पुरुष को नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठे हैं। अच्छा। इसकी भी एक टेबल हम ऑडियंस की नॉलेज के लिए ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि 45 देवताज किस तरीके से बैठे हैं, जब हम आगे जाकर उन 16 जोन्स, 32 एंट्री, इसके बारे में बात करेंगे तो बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो अब बनाते हैं 9 बॉक्सेस का वो ग्रिड। अब तक इन्होंने बना लिया होगा। अब सबसे पहले इस ग्रिड में ऊपर का जो सेंटर वाला बॉक्स है वहाँ पे लिख दे नॉर्थ। ठीक है, नीचे की रो का जो सेंटर वाला बॉक्स है वहाँ पे लिख दे साउथ। राइट साइड के सेंटर वाले बॉक्स में लिख दे ईस्ट, और लेफ्ट वाले सेंटर के बॉक्स में लिख दे वेस्ट। ये तो बेसिक हम सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से हम अपने इंडिया का मैप भी देखते हैं, हमें पता है हमारे रीजन्स, हमारी डायरेक्शंस। अब नॉर्थ वाले बॉक्स और ईस्ट वाले बॉक्स के बीच में जो खाना है वहाँ लिख दे नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो खाना है वहाँ लिख दे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो खाना है वहाँ पे लिख दे साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो ब्लॉक है वहाँ पे लिख दे नॉर्थ वेस्ट। हम 4 से पहुँचे 8 डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। आगे जाकर इन में ही हर 2-2 डायरेक्शंस के बीच में एक डायरेक्शन ऐड होके 16 बनने वाली हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक, ऐसे करके पूरी 16 कंप्लीट होगी। पर अभी इन 8 डायरेक्शंस को समझते हैं। जहाँ इन्होंने लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ के जो स्वामी हैं वो है कुबेर, और वहाँ के जो ग्रह हैं वो है बुध। तो वहाँ का नंबर क्या हुआ? 5। टेबल में ये लिख लें। ठीक है, आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। अब एक और वास्तु के बारे में, जब वास्तु पुरुष लेटे हैं तो उनका जो सर है वो है नॉर्थ ईस्ट में, और उनके जो पैर हैं वो है साउथ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं ईशान कोण। क्यों? नॉर्थ ईस्ट के स्वामी हैं शिवजी, और वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं वो है गुरु, जुपिटर। तो वहाँ का नंबर क्या हुआ? 3। पर ईशान, शिवजी के 5 चेहरे हैं, उन चेहरों के 5 नाम हैं, उनमें से एक नाम है ईशान। इसलिए हम सब जब सुनते हैं नमामि शमी शान, तो हम जब बोलते हैं इसका संधि विच्छेद करो तो नमामि शमी शान है, वो ईशान है कि हम हमारे शिवजी, हमारे ईश को नमन करते हैं। तो शिवजी हैं नॉर्थ ईस्ट के स्वामी, और वो बना ईशान कोण। ठीक है, अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट से नीचे, जहाँ पे है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन के जो स्वामी हैं वो हैं इंद्र, और वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं वो है सूर्य। तो वहाँ पे नंबर क्या आया? 1। ठीक है, अब नीचे आ गए हम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जो हमारे स्वामी हैं वो है अग्नि, और जो वहाँ के ग्रह हैं वो है शुक्र। तो वहाँ पे नंबर क्या आया? 6। यहाँ तक ऑडियंस ने हमारे साथ डायरेक्शंस पूरी कर ली हैं, 4। अब बाकी की 4 करते हैं। साउथ ईस्ट के बाद अब हम आते हैं साउथ में। साउथ के जो स्वामी हैं वो है यम, और यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं वो है मंगल। तो नंबर आया 9। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए साउथ वेस्ट, जहाँ पर क्या है? वास्तु पुरुष के चरण, उनके पाँव। यहाँ पर है नैऋति। नैऋति नामक गार्डियन, इनको देखते हैं। मैं गार्डियन क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हम इन्हें लॉर्ड नहीं कहते। अच्छा, हाँ, तो ये गार्डियन है। क्योंकि कुछ देवता हैं जो देवों के हैं, कुछ हैं जो असुरों के हैं, कुछ हैं जो जीवन के हैं, कुछ हैं जो मृत्यु के हैं। इस हिसाब से नैऋति के साथ वहाँ पे कौन बैठे हैं? वहाँ पर बैठे हैं राहु और केतु साथ में। तो वहाँ पर कौन से नंबर्स आए? 4 और 7। ठीक है, अब ऊपर आए हम वेस्ट में।
वेस्ट के जो स्वामी हैं वो है वरुण, और उनके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो हैं शनि। तो यहाँ पे नंबर क्या मिलता है? 8। ऊपर गए, हम आ गए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट के स्वामी है वायु, और जो ग्रह बैठा है वो है चंद्र। तो यहाँ पे नंबर मिला 2। तो अब सब पूछेंगे मैम सेंटर का स्क्वायर तो खाली रह गया, वहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, और इसीलिए वास्तु में सेंटर को कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने 4 से 8 में आए, तो हमें थोड़ी थोड़ी बातें पता लगी। अब मैं इसका एनालिसिस कैसे करती हूँ? मैं एनालिसिस इस तरीके से करती हूँ कि लोशो ग्रिड में अगर किसी के नंबर्स प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन मुझे कह रहा है 5 और 1 है, कि ये इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बनेगा और इसके सोशल कनेक्शंस बड़े स्ट्रांग होंगे, क्योंकि 5 और 1 का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। अब वो मुझे कहते हैं कि मेरी लाइफ में इसका विपरीत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं 5 नंबर हूँ तो मेरे माइंड में बिजनेस के आइडियाज़ आ रहे हैं, एक भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। और हाँ, मैं 1 नंबर हूँ 5 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में, तो मैं लोगों से नेटवर्किंग और कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई मेरा प्रोजेक्ट फाइल देख ही नहीं रहा है। तब मैं देखती हूँ कि जहाँ पर 5 नंबर है, यानी कि ऑडियंस के पास टेबल है, टेबल में वो देखे नॉर्थ, और सोशल कनेक्शंस जो हमें फ़ायदा मिलता है लोगों से, गवर्नमेंट से, हर जगह से, ईस्ट जहाँ पे है 1। तो नॉर्थ और ईस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष मिलता है। केस स्टडीज़ के आधार पर देखी है मैंने ऐसी केस स्टडीज़ कि नॉर्थ की दीवार लाल रंग की कर रखी थी, उसकी रेमेडी करवाई। ईस्ट में उन्होंने ऐसे तत्व डाले थे जो ईस्ट के एंटी थे, जो वहाँ पर नहीं आने चाहिए, तो सोशल कनेक्शंस नष्ट हो रहे थे। जब उन एंटी तत्वों को वहाँ से हटाया, इधर जोन का करेक्ट कलर करवाया और बैलेंसिंग करवाई, तो यहाँ जो नंबर्स उनको असर देने वाले थे वो असर देना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। किसी ने बताया कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता और खेलकूद में बहुत भाग रहा है, सिर्फ खेलने में और इस सब में। मैंने लोशो ग्रिड देखा, नंबर्स बड़े ही अच्छे, मुझे नंबर्स में कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में, अब मैं हमारे 8 डायरेक्शन से कुछ आगे के एग्जांपल्स भी दे रही हूँ ताकि ऑडियंस भी ये 2-3 चीज़ें खुद चेक करे, ठीक है, क्योंकि 8 से आगे भी जाएंगे थोड़े टाइम में। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जहाँ पर हम पढ़ाई देखते हैं, माँ सरस्वती देखते हैं, आपने वहाँ पर क्या रखा है? कहीं आपने बच्चे के खेलने कूदने का सामान तो वहाँ नहीं रख दिया है? देखा तो वो मिला, वहाँ पे क्रिकेट का किट मिला, वहाँ पर उसकी स्टडी की टेबल लगवाई गई। अब इनकी लोशो ग्रिड में बच्चा है 21 का, यानी कि 3 ज्ञान। तो जहाँ से मैं देख रही हूँ तो ज्ञानी है बच्चा। तो मैंने पकड़ी वो डायरेक्शन जहाँ पर 3 नंबर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? शिव जी। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? वास्तु पुरुष का सर। वहाँ पर क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। वहाँ पर बच्चा कैसा होना चाहिए? तो मैंने पूछा आपके नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर के अलावा कुछ तो रखा हुआ है? तो बोले कि हमने मंदिर रखा हुआ है, और कहीं से हम बाहर गए थे तो हमने बहुत सारे लाल गुलाब और लाल चुनरी मंदिर में डाली हुई हैं। लाल नहीं ला सकता? हाँ, तो जब हम आगे का करेंगे पॉडकास्ट, उसमें मैं आपको सारे जोन्स के हिसाब से एंटी एलिमेंट समझाऊंगी। तो लाल वहाँ पे एंटी एलिमेंट था। फायरी हो गया। करेक्ट। अब बच्चे का दिमाग लगा ही नहीं पढ़ाई में, उसे पढ़ने को बोलो गुस्सा हो जाते थे। तो 3 नंबर नष्ट हो रहा था, वो वास्तु करेक्शन, और पढ़ाई का जोन नष्ट हो रहा था, वो वास्तु करेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर्स जो हमको पावर दे रहे हैं वो, और वास्तु भी हमें हर डायरेक्शन से एक पावर दे रहा है। वही 16 कमरों का लॉजिक, कि पढ़ाई का एक कमरा था, बच्चों को वहीं पढ़ाया जाता था।
अब उस कमरे में जब आपका स्टोर बन गया, खेल कूद का सामान सब कुछ डंप होने लगा, सूटकेसेस आ गए, पुराना बचा हुआ पैकेट्स आ गए, जूते आ गए, तो फिर क्या होगा? जब 16 कमरों के हिसाब से वहाँ बच्चे को विद्या प्राप्ति होती थी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, और अब आपने वहाँ पर स्टोर बना रखा है। तो वास्तु में इनको पकड़ो, एक तरफ के नंबर्स तो हैं और एक तरफ आपने कौन से जोन की एनर्जी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि वास्तु पुरुष रुष्ट कब होंगे? जब उनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स पे हम नहीं चलेंगे। तो वास्तु में क्या होगा, ये सारी 16 दिशाएं मिल के 5 एलिमेंट्स के अंदर आके बैठ जाएंगी, इनके 5 रूलिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे, और इन्हीं एलिमेंट्स में इन दिशाओं की खुशी है। जहाँ ये एक से दूसरे से ऑपोजिट में घूमना फिरना शुरू कर देंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अब ये एलिमेंट्स जब मैं पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं हमेशा समझाती हूँ, वास्तु बनता है 3 चीज़ों से। नंबर 1 वो भूमि वास्तु है, उसकी एंट्रेंस हो गई, बैल्कनी हो गई, बाथरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, कहाँ पर क्या बना है, भूमि है, यस। नंबर 2 उसमें रहने वाले लोग हैं, जिनको मैंने न्यूमरोलॉजी से अभी नंबर से करेक्शन कर दी। नंबर 3 जो हमारा सामान है वो भी वास्तु दोष लेकर आ सकता है। यानी कोई नया सामान या पुराना सामान? बिल्कुल, पुराने सामान में एक एनर्जी होती है। कहते हैं ना, कुछ फर्नीचर दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है, होता है ऐसा। अच्छा, अब घर बदला, सेम फर्नीचर चलता रहा। जब वो फर्नीचर किसी सही जोन में गया जो उसका था, उसके रंग आव भाव के हिसाब से, तो उसने बेनिफिट दिया। कभी घर बदला और वो किसी नेगेटिव जोन में चला गया, तो उसका असर उल्टा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे कि जो भूमि होती है वो लंबे समय तक बहुत सारे परिवारों को एक साथ अपने ऊपर नहीं रहने देना चाहती है। मैंने देखा है कि जो गांव के लोग रहे, 4-5 पीढ़ियां गुजरी, धीरे धीरे वो गरीब हो गए, लेकिन जब गांव के लोग वहां से पलायन करके शहर की तरफ आए, मतलब कि अपनी उस भूमि को छोड़कर शहर की दूसरी भूमि पर अपना निर्माण करते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाती है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि भूमि बहुत एक लंबे समय तक किसी भी इंसान को अपनी जगह पर स्थित नहीं रहने देना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात। सो आपने ऑब्जर्व किया इस चीज़ें को? बिल्कुल, और ये बात मैं इसलिए बताती हूँ कि जितने लोगों की लाइफ में ग्रोथ देखी गई, जब एक इंसान ग्रो करता है तो सबसे पहले इन्वेस्ट किस में करता है? भूमि में। तो घर बदलता है, भूमि बदलती है, फिर ग्रोथ फिर बदलती है। और आज आप किसी की भी मैनिफेस्टेशन की या ड्रीम की लिस्ट लो, सबका एक ड्रीम होम होता है, जो अभी वाला घर नहीं होता है, उसका फ्यूचर का घर होता है। अच्छा, जब ग्रोथ ना हो रही हो तो आपको एक बार भूमि को बदल कर भी देखना चाहिए। बिल्कुल, पर हर एक की परिस्थिति नहीं होती। तब हम बोलते हैं कि आप एक वास्तु कंसल्टेशन करवाओ, आप देखो। और वास्तु कैसा है ना मयंक जी, ये सिर्फ मैं आऊँ और आपके घर का वास्तु करूँ, इतना भी आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। 80 to 95% एक्यूरेसी वर्चुअल वास्तु में आ जाती है। कैसे, मैं आपको बताऊं। एक ऐसा इंसान है, जैसे मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स अब्रॉड में बैठे हैं, बहुत सारे। अब अब्रॉड का कैसा है, उन्होंने एक घर लिया, वहीं पे वो दूसरा बना लेते हैं, एक ही प्लॉट पे बनते हैं इनके घर, वहाँ पे तीसरा बन गया, एक साथ 4-4, 5-5 ले लिए। एक तरीके का इनका कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक लिया, साथ में दूसरा मिल जाता, हमने ले लिया। अब अगर एक में वास्तु दोष है, दूसरे में भी तो आ रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पर अचानक वास्तु को लेकर बहुत जागरूकता है, बड़े जागरूक हैं लोग। अब वो लेने से पहले पूछते हैं कि भाई हम यहाँ रह रहे थे, हमको ये दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हम वास्तु को इधर देखते हैं और थोड़ा सा बाहर भी देखते हैं कि भाई सड़क कहाँ है, किस तरीके का कट आ रहा है, कोने का मकान है कि बीच का मकान है, अच्छा। किसके सामने है, सीढ़ी कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है, क्या सीढ़ी और लिफ्ट के सामने आ रहा है एंट्रेंस। बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं कि शुरुआत अच्छी हो। और इस सब में अब उनको जागरूकता आ गई है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। हम वर्चुअली ही उनका मैप बनवाते हैं, लोकेशन का पिन पकड़कर मैप बनाया जाता है, वीडियो कॉल होती है बाकायदा, और वहीं पर माइन्यूट रेमेडियल करेक्शन से वास्तु को ठीक किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा फर्नीचर नया खरीदना है। अगर मैं सही फर्नीचर को सही जोन में रख दूँ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, बड़ा ही दर्दनाक केस था।
एक महिला के बच्चे के लिए कंसीव करने को ट्राई कर रही थी, हर बार मिसकैरेज, और जब उनका वो पेन सहा नहीं गया उनसे, तब उन्होंने हर जगह पे चेक करना स्टार्ट कराया, कभी कुंडली, कभी कुछ पहना, कभी पूजा वूजा, सब कुछ करवाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं से उनको वास्तु के बारे में भी पता लगा। देखा गया, ये मैं अपनी पर्सनल केस स्टडी आपको बता रही हूँ, उनका जो बिस्तर था, बेड, जहाँ वो गर्भवती होने की उस टाइम पे सोती थी, वो था मंथन का जोन। जो मेरी 16 कमरों की कहानी याद करो, तो यूट्रस जो था वो चर्न हो रहा है, तो बच्चा टिक ही नहीं रहा था। अब थोड़ी ही डिग्री पहले एक जोन आता है जिसे हम अनुकरण का जोन बोलते हैं, जहाँ पर बीज बोने का जोन बोलते हैं, ग्रोथ का जोन बोलते हैं। उनका बिस्तर उतनी डिग्री के हिसाब से सिर्फ खिसकाया गया है। दैट्स इट, बस दैट्स इट। और हो गया बेबी? हाँ, बेबी हुआ। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके दूसरा बेबी भी प्लान किया, पर बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें पूरा मैं बोलूं कि आपको तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, ये पूरा घर हटाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसा टॉयलेट होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वो ईशान कोण है, वो हमारे वास्तु पुरुष का सर है। हाँ, पर सर के साइड में कान है, तो वो जो 2 दिशाएं ना कान वाली, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरी कुछ ऐसी केस स्टडीज़ थी कि जो नॉर्थ ईस्ट की साइड की दिशाएं थीं, उनमें जब ब्लॉकेजेस मिली, उन ब्लॉकेजेस में देखा गया कि इंसान की फैमिली में कैंसर बनता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़, ट्यूमर बना। वो एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि इसका हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस टॉयलेट की रेमेडी होगी, वो नहीं हो सकती। उसको आपको पूरा जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं पर सुन के करना भी नहीं, उसमें पढ़ना भी नहीं। या तो सेल्फ डॉक्टर बनो तो रेडी रहो कि उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, या सेल्फ डॉक्टर मत बनो। प्रॉपर नॉलेज के साथ, जो आपको सही या गलत लग रहा है, आपको दिखता है आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसके लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेके इसको कैसे क्लोजिंग करनी है, उसका क्लोजिंग का भी टेक्निक होता है। ऐसा नहीं है कि पॉट बंद कर दिया, हम यूज़ नहीं कर रहे, अब हमने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट यूज़ करना बंद कर दिया, वो सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि खड्डा हो गया ना वहाँ। हाँ, हो चुका है वो। उसको भी किस तरीके से इरेडिकेट करना है, किस तरीके से बंद करना है, इसका भी पूरा एक नियम है। और फिर उस एरिया की प्योरिफिकेशन कैसे होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, लेट्स गो लेयर बाय लेयर। आज हमने उनको एक लेयर सिखाई, आज उनको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि मेरे लोशो ग्रिड में अगर एक नंबर एक्टिव है और मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी दिशा है, इस दिशा में मुझे कोई दिक्कत है, मुझे इसको भी करेक्ट करना है और ठीक करना है। और जब आप ये करोगे, इसके रिजल्ट्स देखोगे, अपने नंबर्स की भी पावर एक्टिवेट हो गई, और साथ साथ ये जो वास्तु की रेमेडी आपने उस नंबर और जोन की कर दी है, वो सबको घर में फल देने वाली है, जो सब रह रहे हैं। तो कितनी बढ़िया चीज़ है ना। हाँ जी। तो वास्तु में जैसे कि जो तत्व होते हैं, इनके बारे में डिटेल कैसे करेंगे? हाँ, तो बड़े 5 तत्व होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे पहले है वाटर, यानी कि पानी। फिर हम नीचे आए तो आया वुड, लकड़ी। फिर हम वुड से नीचे आए तो आया फायर, यानी कि अग्नि। फिर अर्थ, पृथ्वी, और फिर मेटल। ये 5 ही तत्व हैं। इन 5 के अलावा अगर कोई नॉलेज आपको मिले, कोई छठा तत्व है, कुछ और है, तो ये नहीं है। करेक्ट नॉलेज इज़ सिर्फ 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन 5 एलिमेंट्स में ये 16 दिशाएं डिवाइड होती हैं। अच्छा। हाँ, ये 16 दिशाएं एक एक के पास जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो वाटर है पहला एलिमेंट, उनके हिस्से में गई 4 दिशाएं। फिर हम आए वुड के पास, वुड के हिस्से में आई 3 दिशाएं। फिर वुड के बाद हम आए फायर, फायर के पास आई 3 दिशाएं। 2 दिशा मिली अर्थ को और 4 दिशा मिली मेटल को। आप टोटल कर लो कितनी हो गई?
16 पूरी। और ये क्या बना, ये आपका वही 360 डिग्री का सर्कल बनता जा रहा है। लोग कई बार ना वास्तु का एक वो आता है, स्केल आता है डी, हमें उसको डी बोलते हैं, ऐसे घुमा के हाँ, उसको देखकर बहुत पैनिक कर जाते हैं और कभी कभी उसके कंपास की फोटो या दिशाओं की देख के पैनिक करते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पर आज हमने जिस तरीके से सिखाया है, जब वो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तभी नहीं सब, तभी तो कोई 360 देख ले तो लगेगा पता कोई साइंटिस्ट बैठा है यहाँ पर। वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं ये, हमारे घर का नक्शा बना रहे हैं कि क्या करें, क्यों हम लोग वो सब यूज करते हैं। वो जब किया जाता है ना, जैसे भूमि का किसी ने करवाया, हम लोगों को बुलाया, पूरी पैडिंग लेकर जाया जाता है ये पूरा गोल गोल, तो लोगों को लगता है बड़े ध्यान से आदमी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई साइंटिस्ट आ गए क्या। हाँ, पर आज जब उन्होंने नॉलेज सुनी होगी तो उनको समझेगा कि हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं आपके लिए। नहीं, थोड़ा हद गया इतना, बस वही है कि आसान कुछ भी नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं है। अब वास्तु को भी अगर आप थोड़ा सा अंदर से समझना चालू करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये तो घर है। अब घर के नीचे, फिर उसमें नीचे की जो परतें होती हैं, परतों में भी वास्तु है, वही लेयर आ गई। हाँ, फिर लेयर आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर कई लोग जो अच्छे वास्तुशास्त्री रहे, जैसे हमने जिनको जाना है, उन्होंने घर को नीचे से पहले बोला कि जब आप घर बनवाने जा रहे हैं उसके पहले ही करा लें, मैपिंग बाद में कराइए। हाँ, उसके नीचे मैं आऊंगा पहले तो वो खोद के कितना गहरा गड्ढा खोदा जाता था, 9 जगह पर, नींव बोलते हैं इसको, नींव पे जाते हैं। नींव तो चलता ही था। वो कोई भी जमीन, लेट सपोज कोई प्लाट लेना है, 9 से 11 जगह पर गड्ढा खोदा जाता है, उन जगहों पर वो नीचे देखा जाता है, चीजें डाली जाती है, सिंदूर हो गया, सब कुछ डाल के देखते हैं कि असल में था क्या यहाँ पहले। और अगर कुछ नेगेटिव है तो उसकी शुद्धि करोगे, शुद्धि करेंगे, फिर बनाओगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हटाओ इसको मत लो। हाँ, सच बात है। क्यों, आप लोग क्या बोलते हैं, मैं इस वाले घर में आया, मेरे को वाइब्रेशन नहीं आई, मुझे बहुत नेगेटिव लगता है। अब नेगेटिव के साइंस क्या है, भारीपन, आपको लगता है सांस खिंच रही है। हर बार इंसान को ऐसा नहीं होता कि उसने कोई साया देखा, असर भी तो होता है कि मेरी सांस खिंच रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। आपके घर में ज़रूर वास्तु के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। इस भूमि का वास्तु पुरुष परेशान है, कुछ उन्होंने ऐसा सहा है या देखा है। आज अगर एक घर में, सिर्फ एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, हत्या हो, वास्तु पुरुष परेशान हुए उससे, क्योंकि हमने उन्हें देवता का पद दिया है, पर हुआ क्या, वहाँ पर हत्या। अब वही भूमि है, वहाँ पर किसी ने किसी को जो एशेस थी जला दी या मार दी या किसी के साथ गलत किया, भूमि को तकलीफ हुई ना। अब उस तकलीफ वाली भूमि पे एक घर का निर्माण हो गया। अब वो फ्लैट तो बिक गया, उसमें खोद के चेक करने का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो बना बनाया फ्लैट था। पर इंसान तकलीफ में है। जब वास्तु में हम इंसान की तकलीफ को सुनते हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। जैसे एक पता है डॉक्टर बैठता है सारे सिम्टम्स सुनने, तो बहुत कुछ पता लगता है। फिर उसमें पितृ दोष, गृह लक्ष्मी, बिल्कुल सब कुछ फिर आता है, सब देखा जाता है। बिल्कुल, घरों में सुख शांति नहीं है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, पितरों की डायरेक्शन में टॉयलेट है, बाथरूम है, और लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनको किसी ने बोला भाई साउथ वेस्ट जो है आपकी डायरेक्शन है, चलेगा। पर क्यों चलेगा, वो पितरों की डायरेक्शन है, वहाँ बाथरूम कैसे चलेगा। पितृ परेशान, आपका वंश परेशान। आप रेडी हो। अच्छा, पितरों को कैसे शांत करेंगे। एक ये हमारी रियल केस भी था। एक फैमिली थी जिनके साउथ वेस्ट में जो पितरों की दिशा है, वहाँ पर टॉयलेट था, बाथरूम नहीं टॉयलेट। लोग टॉयलेट बाथरूम को एक समझते हैं, ये अलग है। टॉयलेट हाँ। जहाँ पर साक्षात आपकी सीट है और जहाँ आप नहा रहे हो वो बाथरूम है। आज के कॉन्सेप्ट्स में दोनों साथ में है। वॉशरूम क्या है? तो करेक्ट, साथ में जब दोनों आ गए तो हम बोल देते हैं वॉशरूम या बाथरूम, पर टॉयलेट सीट की प्लेसमेंट को हम देखते हैं। अब उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया था, पर जब हमने डिग्रीज में नापा तो पूरा बाथरूम साउथ वेस्ट की एक दिशा कवर कर रहा है, टॉयलेट जस्ट उसके बाहर था। और जो उससे पहले की दिशा थी साउथ साउथ वेस्ट की, थैंकफुली उसमें जा रहा था जो डिस्पोजल का जोन है, जहाँ पे वो टॉयलेट गलत नहीं था। पर क्योंकि साउथ वेस्ट में उसका एक हिस्सा आ रहा था, इनके घर में दिक्कतें आ रही थी। मैंने आपको बताया पितरों की कृपा से हमारा वंश आगे बढ़ता है, हमारे घर में कलेश नहीं होते, झगड़े नहीं होते। देखा गया इनके घर में बच्चा भी नहीं हो रहा था, देखा गया कि इनके प्रॉपर्टी के ऊपर बड़े कलेश हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ट्रीटमेंट, रेमेडी कराई गई, उस डायरेक्शन को पहले शांत किया गया, पॉजिटिव किया गया। अब क्योंकि इनके टॉयलेट का एक हिस्सा पोर्शन था, तो सीट को भी हमने उठवा के उसके नीचे जो है टेप डलवा के उसको क्लोज करवाया, वो भी ट्रीटमेंट हुआ। हाउएवर पितरों को शांत करने के लिए एक सिंपल रेमेडी करी गई।
इतनी सिंपल, जो हम श्राद्धों में उनके लिए पूजा पाठ करते हैं वो तो हमेशा करना है। मैं कभी भी पूजा के ऊपर किसी रेमेडी को नहीं रखती, मैं हमेशा उनको साथ में रखती हूँ कि जो पूजा हम पितरों के लिए करते हैं वो तो करनी है। जो श्राद्ध में आप उनके लिए जो भी अपनी भावना से करते हो उससे कभी विमुख ना हो, ज़रूर करें। सिंपल सी रेमेडी थी। जो साउथ वेस्ट की हमारी दीवार थी वहाँ पर पितरों की तस्वीरें लगाई गई और उस घर की जो नया वंश था उनको कहा गया कि आपने रोज़ सुबह इनका आशीर्वाद लेना है। इनका आशीर्वाद लेते समय इनसे भूल चूक की माफ़ी मांगना कि हमने अनचाहे में इस दिशा में ये टॉयलेट वाला घर ले लिया। आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप हमारे लिए वो हो जिनका हाथ हमारे सिर पर आज भी है। इतनी सिंपल रेमेडी के साथ पूरा परिवार रोज़ ये करता था, रोज़। और क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा रिलेशंस की भी है, वहाँ पर उनकी हैप्पी फैमिली की पिक्चर्स भी लगवाई कि इनके रिश्ते अच्छे हों, जहाँ दिक्कत आ रही है। इतना असर आने लगा उस परिवार में, जो मैंने खुद इस केस स्टडी को बड़ी बारीकी से देखा। 3 महीने में उनके जो झगड़े थे वो सेटल हो गए। 90 डेज़ का जो हम पीरियड स्टडी करते हैं, झगड़े सेटल हो गए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि जैसे उनके पूर्वज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। खुद सॉल्यूशंस निकालने लग गए, खुद के प्रॉपर्टी पे जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था दोनों बेटों का, खुद ने सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट किया कि हम एक काम करेंगे, इसको सेल ऑफ करेंगे और इसके साथ 2 फ्लैट्स लेंगे। खुद दिमाग चलने लगा। जो पहले एक के पीछे पड़े थे अब उन्होंने खुद उसमें से आइडिया निकाल लिया। उसके बाद जो फैमिली, 2 बेटे थे, उनकी 2 बहुएं थी, उनमें से बड़ा वाला जो है बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, छोटे वाले नहीं, उनकी अभी शादी हुई थी। बड़े वाले बेटे और बहू ने वापस ट्राई किया, कंसीव किया, कंसेप्शन भी हुई। तो जब मैं उनकी माताजी, जिन्होंने मेरे साथ ये कंसल्टेशन बुक करी थी, उनसे मैंने बात करी और पूछा, तो बोली कि वो जब बच्चे जाते थे ना हाथ जोड़ने पितरों के आगे, मैं भी साथ में जाती थी। मैं उन्हें ये बोलती थी कि आप तो चले गए हो, मैं इधर हूँ, तो ये भूल हमसे जाने अनजाने में हुई है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें अपना आशीर्वाद दो। और मुझे ऐसे सपने आए हैं कि पूर्वजों ने कहा है कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका वंश आगे बढ़ेगा। मैं यही बोलती हूँ कि हर चीज़ को तुड़वाना सोल्यूशन नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज़, टॉयलेट को थोड़ा सा हमने डलवा दिया नीचे, स्ट्रिप्स इतना किया, थोड़ी सी उसके कलर रेमेडी कर दी, उसकी बैलेंसिंग कर दी, वहाँ पर फोटोग्राफ्स लगवा दी, उनके अंदर वो भावना जागृत करवाई। इतनी सिंपल तरीक़ों से उनकी लाइफ में एक बड़ा इशू जो रोज़ का कलेश मचा हुआ था शांत होता नज़र आया। एक और आपको केस बताती हूँ। एडिक्शंस का केस बड़ा कॉमन हो गया है, जहाँ पर लोग बोलते हैं लत लगी। अब लत हमेशा दारू की नहीं है कि भाई विस्की की, अल्कोहल की नहीं है। लत हमेशा सिगरेट की नहीं है, किसी को पान मसाले की है, किसी को झूठ बोलने की है, किसी को जुआ की है। कोई बैक टू बैक रिलेशनशिप्स में से घुसता है, दूसरा तीसरा मल्टीपल डेटिंग, वो भी लत है। अलग तरीके की लतें हैं आजकल एडिक्शन। किसी को ऐसी एडिक्शन है कि वो एक सर्टेन जगह पर उसको रोज़ जाना ही है, वो भी लत है। इन लतों के लिए जिस चीज़ की लत लगी है, आप उसका एक रूप, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्कोहल की है तो अल्कोहल की बोतल, पान मसाले की है तो पान मसाला, या फिर किसी चीज़ की लग गई है तो वो चीज़, आप उसको सिर्फ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल, ज़िंदगी से निकालने की, कचरा फेंकने की डायरेक्शन है, वहाँ पर रख दो। और वो चीज़ आपकी लाइफ में से इस तरीके से जाएगी कि जिसको लत है उसका इंटरेस्ट उसमें कम होने लगता है। उसके मन में जो पहले आता था कि मैं 5 सिगरेट पी लूँ, अब वो 2 के बाद सोचता है मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे असर आता है। वास्तु की एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा। जो भी होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, पर होगा ज़रूर। और इसके साथ साथ जब रोज़ सुबह आप अपने मंदिर में हाथ जोड़ते हो और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हो, उस टाइम पे वास्तु पुरुष को ज़रूर बोलो कि मेरे घर में इस तरीके से जोन में ये है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता, पर अब मेरी कोशिश है कि मैं इसको ठीक करूं।
आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देखो किस तरीके से चीज़ें लाइफ में मूव होंगी। लोग सोचते हैं हमने वास्तु करवा लिया अब सब ठीक हो जाएगा, होगा, पर किसी का आशीर्वाद मांगो, वो ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे कि इसमें है कि एक जैसे मैंने पितरों का क्या होता है, पितृ बड़ा बहुत ही एक अच्छा नाम है, बहुत अच्छा और नाम है। पितृलोक पितृदेव बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में एक रेमेडी ट्राई करी जाती थी कि अगर आपके पितृ जैसे नाराज़ हैं, अशांत हैं, आप उनको शांत कर सकते हो। शांत करने के लिए आपको पितरों को आह्वान करना पड़ता है। और आपके जो वो पितृ हैं, पितृ नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंतिम संस्कार के दौरान कुछ क्रियाएं होती हैं जो सही से नहीं हो पाती है, पूरी नहीं होती या जब है हम उनकी। श्राद्ध कराते हैं तो नहीं हो पाता सही तरीके अच्छे से नहीं है किया ना? जाता। या जब भी कपाल क्रिया करी गई या चिता के सामने कुछ ऐसी आपने गतिविधि कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए पता थी, भी नहीं था या शायद। महिलाओं को जाना नहीं था शमशान घाट में, या जो इंसान वो कपाल को फोड़ेगा वो दागी आदमी होता है। वो दागी आदमी अगर उसके लिए एक अलग जगह का निर्माण करा जाता है किया गया और वो कहीं अंदर ना जाए, लेकिन आजकल लोग चले जाते हैं, इस वजह से पितृ उनके जो है कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। तो एक क्रिया है, मैं आपको बताता हूँ, और सारे लोग बड़े, अगर चाहिए होगा तो मैं इसका पूरा विधान बता दूंगा, जरूर जरूर बताइए। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब क्रिया होती है, कोई इसमें बात नहीं, आसान पर नहीं होता है, ये खेल knowledge नहीं है, बच्चों का बहुत खेल नहीं अच्छी है, बच्चों का knowledge खेल नहीं है। जरूर ये बताइए। किसी एक ऐसे इंसान का काम है जो बहुत ही अपने आप पर संयम रख सकता है, डरे नहीं। यही अमावस की रात होती है, और अमावस की रात जब पितृ चलते हैं तो अमावस की रात आती है रात के 12 बजे। एक आंगन जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, एकांत है बिल्कुल, वहाँ पर आपको पहली बात अपने सारे घरों को बोल दीजिए कि आज हम ये क्रिया करने जा रहे हैं। तो कोई इंसान अपने घर के कमरों से निकलेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ आंगन में आप अकेले हैं। एक काला कपड़ा बिछाएंगे, एक चौमुखी दीपक होता है, जो उसको हम आपको जलाना, दिवाली पे भी चौमुखा दिया चौमुखी दहलीज दीपक पे जलाना होता जलाते है। हैं। और उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, एक एक लौंग सब में डालना है, और इन सारे जो दीपक आपको गोला आकृति में सामने रख देना है। आपको जस्ट बगल में बैठना है, एक कुसा की घास होती है, कुशा की, कुशा हाँ, घास। जो हम पूजा के समय पूजा के भी समय। यूज करते हैं। हाँ जी। उसका एक आपको आसन बनाना है और उस पर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको आसन ग्रहण करना है। आसन ग्रहण करते वक्त अपने ये जो उंगलियां हैं ऐसे करना है, और ब्रह्मांड से बोलना है कि ये ब्रह्मांड के अंदर जो मेरे पितृ हैं और जहाँ पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वो मेरे पास तुरंत के तुरंत आओ। उनको बुलाते हैं बुलाया आप। जाता है। अच्छा, ओम पितृभ्यम अच्छा। सदा नमः। एक और पूरा होता है, अगर कोई बोलेगा तो मैं पूरा डिटेल कर दूंगा मंत्र को। ठीक है, ऐसे ठीक है। डिटेल मंत्र नहीं करा जाता है। ठीक है। उस मंत्र को जैसे डिटेल करेंगे 108 बार, लगभग धीरे 108 पे तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आप आगे जाएंगे, मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपको आभास होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई शक्ति आ चुकी है। ये वो शक्ति है जो आपके पितरों की है, कोई और आत्माएं नहीं। आपके घर के अंदर की ही आत्माएं, आपके दादा बाबा परदादा, इनकी आत्माएं आती हैं। और जैसे ही आ जाएं तो आपको एहसास हो जाए तो मंत्रों को तुरंत रोक दो, समझ जाना कि यहाँ पर कुछ आ चुका है, कोई एनर्जी है। वो आपके पितर हैं, पितृलोक से हैं या कहीं पर भी हैं, तुरंत आएंगे। पीतल की एक थाली लेना है, उस पर आपको जौ, फिर शहद, गंगा जल, जायफल, 4 चीज़ें रखकर पितरों को अर्पित कर देना। करिए। फिर आपको क्या करिए, एक हाथ लीजिए अपना, ये वाला हाथ, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, थोड़ा कच्चा दूध डालिए, उस पर लौंग डालिए, सोधा 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 3 बार करके आपको धरती में छोड़ देना है। ये वो तरीका सोधा पितरों को, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ हो जाए, अब आपको पितरों के लिए पिंड दान करना है। पिंड दान का बड़ा योग है। अगर आपने पिंड बुलाया, मृत्यु के बाद भी करते हैं। हाँ। पितरों को बुलाया है तो पिंड नहीं दिया तो फिर पितरों की नाराजगी तय है। कच्चा जो चावल होता है, चावल लीजिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए, हाँ। उनको मिलाइए, फिर आपको पिंड बनेगा। अग्नि वहाँ पर जलाइए, अग्नि को थोड़ी आवाहित करिए, और ये पिंड जो है आप जाइए, जो आपने 7 गोले बनाए हैं ना दीपक के, वहाँ रख दीजिए। और रखने के बाद आह्वान फिर से करिए पितरों का कि आप लोग सेवन करें। वो लोग सेवन कर रहे होंगे, उस समय आपको देखना नहीं उनको, आसन बैठे बैठे आंखें बंद कर लेना है। और आंखें बंद करते अपने पितृदेव जो हैं उनसे क्षमा मांगना है। हे पितृदेव, मुझे क्षमा करें, आपकी वजह से जो भी समस्याएं हुई उनका निवारण करें, मेरे घर में समृद्धि, जितनी भी दुविधाएं रहीं उनको हरिए, और मुझे एक ज़िंदगी दीजिए। आंखें खोलिए, धीरे 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 एक एक दीपक को बुझाइए, और पितरों से बोलिए आप लोग आएँ, आपका स्वागत है हर मांगलिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में। ये क्रिया करेंगे तो आपके पितृलोक में बैठे हुए भी पितृ जो परेशान अवस्था में हैं उनको राहत मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब भी किसी के कोई गुजरते हैं अपने, तो उसमें सबसे पहले हमें पता है कि पिंडदान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और चाहे हम कितनी भी छोटी उम्र में हों, हमें बताया जाता है। जैसे जब मेरे माता पिता गुजरे तो मैं तो बहुत छोटी उम्र की थी, मेरे भाई भी,
पर तब भी हमने ये सुना था, हमें तब भी ये हमारी दादी नानी ने उस समय पे बताया था कि पिंडदान क्या होता है। तो पूर्वजों का महत्व, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप उनका आशीर्वाद पा सकते हो। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या हो जाता है, जो नई पीढ़ी है उनके पास समय नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता। श्राद्धों के टाइम पे भी इंसान शायद बिजी हो जाता है, नहीं कर पाता है, पर ये सब करना चाहिए। और क्या, पितरों की एक कहते हैं ना शांति के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा वंश आगे उनके आशीर्वाद से बढ़ता ही बढ़ता है। और कुछ लोग जिनको इतनी बड़ी क्रिया नहीं करना, जैसे एक आसान क्रिया करना हो, गंगा जल ले लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ा सा उसमें तिल डालो, सुबह सुबह रात में वही चले जाओ अपने छत पर, और जो आपका दक्षिण दिशा होती है, पहले वाले में भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है, इसमें भी आप दक्षिण दिशा मुँह करिए, जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है ऐसे, वैसे इस जल को प्रवाहित कर दीजिए। बोले जितने भी पितर हैं सबके लिए है, सब कोई खुशी करे, बस इतना कर दीजिए, इसमें भी निवारण है। बहुत अच्छा है। मुझे आज खुशी है कि पूरे पॉडकास्ट में हमने कुछ अच्छा सबके साथ शेयर किया और बताया। और ये वाला जो पीरियड है, जो टाइम चल रहा है, इसमें हम हमेशा पितरों के श्राद्ध के बारे में, उनके मन की शांति के बारे में बात ज़रूर करते हैं, और चाहते हैं कि हमारे पितर का जहाँ पर भी हों आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। तो उनकी मदद होगी, सबकी होगी ये वाला पॉडकास्ट देख के। और क्या, और एक और चीज़, जो भोजन होता है, भोजन के जो चावल होता है, चावल की एक एक सित में आत्मा होती है, सच और बात वो है आत्माएं मिलकर आपको चावल बनाती है। इसमें भी एक बहुत बड़ा था कि चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई इंसान हो देश में पितर पे, तो मेरे पास बहुत नॉलेज है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसीलिए आपके साथ पॉडकास्ट करके हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि तो इस पॉडकास्ट को नॉलेज आती है सामने। कुछ और चीज़ें पर हम लोग बात करें इससे पहले हम लोग रोक लेते हैं। कारण क्या है कि ये जो वास्तु वाला जो हम लोग पॉडकास्ट लेकर आए हैं, ये एक तरीके से बेसिक है, बेसिक तो कह सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको ये हवा लगता है वास्तु को समझना, उनके लिए ये स्टार्ट हो सकता है। अभी हम और लेकर आएंगे, बहुत लेकर आएंगे और इन्फॉर्मेशन। और जो मैम ने अभी बताया था ना कि जो आपकी 16 दिशाएं, और उन दिशाओं में भी बीच बीच में और भी दिशाएं बनाएंगे। अभी तो हम लोगों ने 8 दिशाएं बनाई, अभी 8, अभी हम 8 की 16, ठीक है ना। फिर 16 के बाद 22.5 पर भी पहुंचेंगे, देन 360 पर भी पहुंचेंगे, और इस वाले वास्तु के इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इस बीच में अगर उन्होंने अब अपने घर में कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया है, और अगर उनको वास्तु के बारे में कुछ जानना है या वो कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो मेरे को कनेक्ट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम की डिटेल्स भी हम लोग अपडेट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पर वो कंसल्टेशन बिल्कुल